जाट केवल एक जाति ही नहीं, जाट एक विचारधारा भी है। विश्व की महानतम जाट संस्कृति का दिव्य दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आप सब लोगों को संबोधित करेंगे और आप सब लोगों को यह एहसास दिलाएंगे कि आज के वर्तमान समय में भी दीनबंधु रहबरे आजम सर छोटू राम की जरूरत है, महाराजा सूरजमल की जरूरत है। आपका स्वागत और अभिनंदन है आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के तैयारियों के सिलसिले में जो यहाँ आपके जयपुर में जिसका आयोजन होगा, उसमें यहाँ उपस्थित सभी मंचासीन महानुभाव, देवी और सज्जनों और मेरे सामने बैठे हुए सभी गांव के प्रतिनिधि, ब्लॉक समिति के प्रतिनिधि, जिला परिषद के प्रतिनिधि और दूसरे भी साथी जो इस सम्मेलन में आए हैं, मैं उनका सभी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत भी करता हूं और साथ साथ उनका धन्यवाद भी करता हूं। ये अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है और इसकी रूपरेखा ये जो हमारे भाई हैं दोनों, इन्होंने सोच समझ के बनाई होगी कि इस पे राजनेता कोई नहीं है। मैं रहा हूँ राजनेता, अब नहीं हूँ, इसलिए। और जो एक मंत्री जी आए थे वो भी अब, क्योंकि चुनाव के नतीजे 10 तारीख को आने हैं तो कुछ कह नहीं सकते कौन बनेगा कौन जीतेगा, तो इसलिए ये बात इसलिए अच्छी है कि हमारे जो भाई हैं राम अवतार जी और PS कलसानिया, ये अगर नेताओं को बुलाते तो 3.5 घंटे तो मेरे को हो गए, 1 घंटा पहले इन्होंने शुरू किया होगा, 4.5 घंटे में 8-10 नेता ही भुगत पाते। लंबे बोलते हैं ना राजनीति में, और क्योंकि आप नेता बनने की प्रक्रिया में हो तो आपको उतना लंबा बोलना या तो आता नहीं या आप बोलना नहीं चाहते। तो 30-40 लोगों ने बोला यहाँ, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। और कुछ साथियों ने ऐसी बात भी कही कि साहब देखो, चीफ मिनिस्टर की बात नहीं है, 3 प्रधान तीनों पार्टियों के हमारे। मैं 25 मार्च को मेरे राजनीतिक जीवन के, जिसको हम चुनावी राजनीति कहते हैं, उसके हम मना रहे हैं। तो मैं 50 साल में 38 साल या तो MP रहा हूं या MLA रहा हूं या मंत्री रहा हूं। ताली बजाने की बात नहीं है, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं राजनीति की, कि पार्टी का अध्यक्ष हो और उससे आप ये तवक्को करो कि वो चीफ मिनिस्टर से बढ़ के भी कोई बात कर सकता है। आपकी बिरादरी के 10 मंत्री हों, मुख्यमंत्री आपका नहीं हो, तो आप ये समझते हो कि 10 मंत्री मिलके आपकी बात सिरे चढ़ा सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है। और ये राजनीति में मैं ये कहता हूं कि एक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान बनाया, या जिसने भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनाई है, उसका अगर कोई अपभ्रंश है तो वो मुख्यमंत्री का दफ्तर है। यानी जिस मुख्यमंत्री को इतना भी एतबार ना हो कि मेरा मंत्री क्लर्क की या क्लर्क से छोटे
कार्य कर्मचारी की बदली कर सकता है या रोक सकता है, तो मैं मानूं कि हाँ, कुछ प्रजातंत्र का सही स्वरूप है। लेकिन छोटे से छोटे कर्मचारी की बदली के लिए भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस अगर फैसला करे तो भाई फिर आपकी मांग चीफ मिनिस्ट्री की होनी चाहिए, उससे छोटा कुछ नहीं है। या प्रजातंत्र को बदलो, उसका हिसाब प्रजातंत्र में जो प्रणाली में अब भ्रंश आया है, जो कमियां आई हैं, उसके सुधार के लिए काम करो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैंने बहुत नजदीक से देखा है सारा। ये मैडम मनोरमा भी हमारे साथ थी हरियाणा में, मैं जब मंत्री था, ये लेबर कमिश्नर थी। तो मैं ये बात आपको 2-3 बातों के लिए, हमारे जैसे बोलते ना कि हरियाणा में उलाहना देने आया हूं कि एक तो ये भूल जाओ कि राजनीति में कुछ भाइयों ने एकता की बात भी कही कि हमारी एकता हो तो हम प्रधानमंत्री का पद भी ले सकते हैं। जो भाई ये कह रहे थे कि चौधरी चरण सिंह हमारी एकता की वजह से देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसा नहीं था। उनके साथ समाज के वो अंग थे जिनमें उनका विरोध नहीं था, चाहे वो यादव थे, चाहे कुर्मी थे, चाहे मुस्लिम भाई थे। और हमारे जो भाई हैं उनका तो खींचने का रिवाज है, हटते नहीं पीछे। हाँ, इतनी बात जरूर है, जब एक सीमा तक पांव खींचना रहेगा और उस सीमा से आगे निकल जाए कोई, तो फिर तालियां बजाएंगे। मेरा चाचा लगता है, मेरा भाई है। उससे पहले कोशिश करेंगे। ये क्यों है? ये मतलब मैं कई बार इसकी तह में जाने की कोशिश करता हूं। हमारा समाज जो है उसमें एक सोच है, कंसेप्ट है कि हम अपने आप को सब बराबर मानते हैं। और जिस समाज में ये एक सोच हो तो आप पांव खींचना, कोई आप सोचो छोड़ देगा, मुश्किल है। लेकिन स्वाभिमान अगर है और वो स्वाभिमान आपको ये गवाही देता है कि मैं इसके पांव खींचूं, तो हमारा जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। अब आप माफ करना मेरे को, किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे। आपके यहाँ भी बादशाहपुर क्या जगह थी वो? शाहजहांपुर। हाँ, शाहजहांपुर में राजस्थान का जोर था। लेकिन ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि राजस्थान से किसानों का जो आंदोलन था उसमें राजस्थान के जाटों ने कितना वहां जाके समर्थन दिया या नहीं दिया? क्यों मैं ये सवाल कर रहा हूं? क्योंकि मैं ये कहूं कि आपने उतना समर्थन नहीं दिया जितना देना चाहिए था, तो ये सच्चाई है। और ये तो शुक्र करो कि वो एक भाई के आंसू आ गए तो आंदोलन अपनी बुलंदियों पे चला गया, वरना आंदोलन अगर उस वक्त खत्म हो जाता तो जाट कौम की एक जो लोगों के अंदर एक छाप है, जिसको हम बहादुरी कहते हैं, जिसको हम तपस्या कहते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि हम कॉल पे हैं, जो जिस बात पे खड़े हो गए पीछे नहीं हटते, उस बात पे बट्टा लग जाता।
सवाल पूछते हैं मेरे से कि चौधरी साहब, आप तो भारतीय जनता पार्टी में हैं और मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं 4.5 साल, आपको तो पार्टी लाइन पे चलना चाहिए था। उनको ये नहीं पता कि मैं आप में से हूं, आपका भाई हूं। उनको ये नहीं पता कि मैं दीन बंधु छोटू राम जी की बेटी का बेटा हूं। मेरी तपस्या भंग हो जाती अगर मैं सरकार की बात को सही मान के किसानों के साथ नहीं खड़ा होता। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इस आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा कारण ये था, वरना तो किसानों के कई आंदोलन हुए, आपके भी राजस्थान में भी होंगे, कोई पानी के लिए होगा, कोई बिजली की दरों के लिए होगा, कोई और किसी चीज के लिए, जिनस की फसलों के लिए और उसके भाव के लिए भी हुआ होगा। कई आदमी कहते थे कि ये उठ जाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप नहीं है। इस दुनिया का पहला ऐसा केस है ये। आज तक दुनिया में बिना लीडर का कोई भी एजिटेशन कामयाब नहीं हुआ, सिर्फ अकेला ये एजिटेशन है जो बिना लीडर के कामयाब हुआ। और उसकी वजह क्या थी? ये मैं मानता हूं कि यूपी का किसान है, पश्चिम यूपी का, उसकी प्राथमिकता है गन्ना। ये डूंगरपुर आपका इलाका है, डूंगरपुर है ना? हाँ, यहाँ की प्राथमिकता हो सकती है वो नहीं वो मूंगफली हो सकती है। बीकानेर डूंगर, हाँ वही कह रहा हूँ, बीकानेर वाला डूंगरगढ़। और कहीं ज्यादा पानी है तो वहां चावल की फसल की लड़ाई हो सकती है कि ये हमारे को नहीं मिला, वो नहीं मिला, कहीं गेहूं का है, कहीं चने का है। तो वो सब आंदोलन थोड़े समय चलते हैं, लेकिन उनको जन समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि जिसको मूंगफली की है उससे 50 किलोमीटर पे जाके फसल का मिजाज बदल जाता है, वहां गेहूं की फसल होती है। तो इसलिए वो आंदोलन, जब जो बड़े बड़े सोच के नेता हमसे सवाल जवाब करते थे कि ये आंदोलन अब चलेगा नहीं, तो मैं उनको एक बात कहता था। मैंने कहा इस आंदोलन में बेशक एमएसपी की बात हो और हो, लेकिन आंदोलन इसलिए नहीं चल रहा है। इस देश के किसान को पहली बार ये आभास हुआ है कि ये तीनों कानून अगर लागू हो गए तो तुम्हारी जमीन जाएगी। ये है, इसके पीछे है कि वो उसने देख लिया जो बैठा था किसान कि मुझे इन नेताओं से कुछ नहीं लेना देना, मैं अपनी जमीन को बचाने के लिए यहां बैठा हूं। इसलिए 13 महीने संघर्ष करते रहे। मैं, आप सभी साथी जनप्रतिनिधि हैं, गांव गांव से आते हैं, ब्लॉक के चेयरमैन हैं, जिला परिषद के हैं। मैं ये कहे बगैर रह नहीं सकता कि हमारे अंदर एकता किसी भी स्तर पे ऐसी नहीं है जिसकी जरूरत है। गांव में जो सरपंच बनता है और जिसको हराता है, ईमानदारी की बात यह है कि 80% ऐसे केसेस होते हैं कि जिसको हराया उसके यहां तो एक ईंट भी नहीं लगानी। ये हमारी सोच का हिस्सा है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। इसी तरीके से जिस पार्टी की व्यवस्था बनती है, कोई सरकार में आता है, वो भी यही दिखावे में सब कहेंगे, लेकिन जब सही उसका आकलन होता है तो कहीं नजर नहीं आती ये चीजें। तो आज हमारे समाज को इन सारी विसंगतियों से कहीं ना कहीं हम भी घिरे हुए हैं। ये मत मानो कि हम तो दूसरे करते हैं, ये काम हम नहीं करते। इनसे दूर हटने की आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम
इन चीजों से दूर हटें। और दूर हटने के 2-3 कारण हैं। उन कारणों को आप खत्म कर दोगे तो विसंगतियां दूर हो जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ विदेश से भी हमारे कुछ लोग आए। अमेरिका के अंदर हर साल गुजरातियों का मेला लगता है, ऐसे ही कॉन्फ्रेंस। 50,000 से और 1 लाख के बीच में 3 दिन तक बैठते हैं वो, और एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की टांग नहीं खींचते। अपने देश की बताता हूं। हमारे देश में बंबई के अंदर पारसियों की संख्या शायद 60 से 65,000 होगी कुल। 2 करोड़ का शहर है बॉम्बे। पारसी तो खेती तो करते नहीं, वो तो या तो बिजनेसमैन है, या कुछ उद्योग है, या कोई और आजकल बहुत सी ऐसी चीजें हैं। किसी को पता लग जाए कि हमारी बिरादरी का कोई आदमी दिवालियापन डिक्लेयर कर दिया, आप हैरान हो गए ये बात सुन के कि जितने का नुकसान हुआ था उससे दुगना पैसा वो 60-65,000 लोगों की बिरादरी उसको देती है। हमारी सोच ये है, ठीक है, इसका इलाज हो गया। अरे हाँ, इलाज उसका नहीं हुआ। इलाज उसका होता है जो ये सोच रखता है। हम अगर ये बात सोच लें तो फिर आपका जो रास्ता है उसके लिए मैं 2 बार यहां राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि मेरे भाई बैठे हैं या सामने मेरे बच्चे बैठे हैं, मैं ये निर्देश लेके आया था मेरे हाई कमांड से कि मैं राजस्थान में अगर आप मुझे भेज रहे हो तो चीफ मिनिस्टर अगर बनाओ तो मैं जाता हूं, वरना नहीं जाता। राजस्थान में जाट को चीफ मिनिस्टर बनाओ तो मैं जाऊंगा। 2 बार, आप हैरान हो गए। और तब भेजते थे जब उनको पता लग जाता जाट नाराज है, और उसकी नाराजगी कौन दूर करेगा? अगर जी वीरेंद्र सिंह को भेजो। दूसरी बार जब भेजा तो मैं हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा मैं नहीं जाता। कहने लगे क्यों? मैं कहा मैं गया तो पीटेंगे मेरे को, ये तुम झूठ बोल के गए थे। तो खैर, अब एक भाई कह रहे थे जी उनके नाम भी बता दो कौन है। राजनीति में नाम तो लेने नहीं चाहिए, अवाम में सब जैसे हैं वैसे ही हैं। लेकिन हमारे भाई, उनमें से एक ग्रुप जाके बोलता है हाईकमांड को कि जी इसको कहां भेज दिया। हमारे भाई, नाम नहीं बताता, एक नहीं कम से कम 7-8, ये कहते हैं इसको उल्टा बुला लो। किसी के सिखाए हुए गए, अपने पांव पे आप कुल्हाड़ी मारने का ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल होती है। और आपको ये भी बताऊं कि दूसरी जो बिरादरियां हैं उनका आपसे कोई ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है। यानी आप जब बैठे होगे, 5 बैठे हो, एक आप है, फिर तो शायद माइल्ड आपका थोड़ा बहुत करें, लेकिन जब आप उठ के चले जाओगे तो वो चारों की जो गालियां हैं आपके लिए, मैंने बहुत सुनी है। हाँ, क्योंकि मैं 1977 में पहली बार एमएलए पढ़ा, तो जवान भी था और शक्ल सूरत भी ठीक थी, तो
सब ये मानते थे कि तो पंडित होगा, और मेरे को अलग ले जाते थे, कहते थे जी जाटा का नागद होगा। वह क्यों, अभी हमारे सुनते नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि यानी हमसे प्यार कम है, उस प्यार को बढ़ाना है हमारे को समाज में, देखो। और ये प्यार जब तक नहीं बढ़ेगा हमारी एकता नहीं आएगी। हम अंजना समाज है, सिरवी समाज है, बिश्नोई हमारे भाई हैं, जट सिख हैं, जाट मुसलमान हमारे भाई हैं, ये इसके राजस्थान के बॉर्डर पे गुजरात में चौधरी हमारे भाई हैं, वो सब कहते हैं हम जाट हैं। अरे हमारे वाले कहते ना ना तुम कैसे हो, तुम हाँ, ये इसी चीज से आपको नुकसान होगा, मैं आज बता रहा हूं आप। और भाई मैंने आपको वहां उस सम्मेलन में भी ये कहा था कि अब की बार बड़े से बड़ा जत्था, चाहे वो पाकिस्तान में हमारे भाई हो और चाहे राजस्थान में हमारे बिश्नोई भाई हो, सिरवी भाई हो, उनको सबको निमंत्रण दो और आप उनकी सेवा करो। देखो समाज फैलेगा, बड़ा बनेगा, और ऐसा बनेगा फिर ये जो यूपी का भाई जो गाने वाला है, इसका सपना साकार हो सकता है। वैसे मुश्किल है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि ये ठीक है कि हम सामाजिक रूप से अब आगे बढ़ रहे हैं, इसका भी बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी एक भाई ने कहा था, इनमें से कहा था कि हमारे कितने 3,000 बन गए, क्या था वो आईएएस आरएस कितने बन गए? 1000 में से 300। 1000 में से 300, तो ये तो हजम होने वाली बात ही नहीं। हाँ, दूसरों की तो मोनोपोली है। एक समय था जुडिशरी में, हाई कोर्ट हो, निचली कोर्ट हो, ढूंढा हुआ नहीं मिलता था कोई जाट का बेटा मिल जाएगा। लेकिन आज मुझे खुशी है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली जुडिशरी में 600 से ज्यादा पोस्ट हैं, लगभग 1/4 पे पहुंच लिए अपने वाले। और एक तो हमारी खासियत है, जिस चीज के पीछे पड़ते हैं उसको लेकिन कई चीजें ऐसी है, करो मत। देखो मैं तो अपना हरियाणा की बताता हूं। एक बार जो भी कहे जेबीटी, जो भी कहे बीएड, अरे मैंने कहा और भी बहुत सी चीजें भाई लोगों। तो अच्छा है, उस समय इसकी जरूरत भी थी। लेकिन इस दुनिया में जाट की प्राथमिकता 2 ही हैं, एक है खेती और एक है नौकरी। और नौकरी भी सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी में भी कम काम हो, तनख्वाह पूरी। इससे हटके बात सोचो। मैं ये राम सिंह जी बैठे, ये ही मे बी वन ऑफ द एक्सेप्शंस, लेकिन इनको मॉडल के रूप में अगर आप देखो, भाई इस दुनिया में पैसा तो ना सरकारी नौकरी में है और ना खेती में है, पैसा तो और कहीं है। और वहां आपका हाथ नहीं जमता। कोई बैंक से लोन लेना हो, आप अपने सरपंच को कहोगे सरपंच दिलवा देना, सरपंच भी कहेगा हाँ मैनेजर जानता है, मेरे को दिलवा दूंगा। सरपंच उसके साथ जाएगा, मैनेजर कहेगा ये कागज पूरे करो, वो भी करके ले आएगा। दोबारा फिर कहेगा ये बाकी रह गया। 3 बार जाएगा, चौथी बार फिर मैनेजर कहेगा भैया मेरे को आप और भी चीजें बाकी हैं वो भी दो। चौथी बार हमारा भाई लड़के आएगा, क्या का मैनेजर है तो मत कर, घर बतेरी जमीन है, खा कमा लूंगा।
ये एटीट्यूड रखोगे तो कभी राम सिंह नहीं बन सकते। इस देश में ऐसे ऐसे लोग बसते हैं जो पाकिस्तान से लुट पिट के आए थे और यहां आने के बाद आज वो रईस हैं, क्योंकि उनको व्यापार की नबज पता थी। जिसको नबज पता होगी वो बैंक मैनेजर पे 50 बार जाएगा और 50वीं बार भी बैंक मैनेजर उसको कह देगा नहीं मिलता पैसा, तो कह देगा जी कोई बात नहीं जनाब फिर आ जाऊंगा, और आप चौथी बार में ही तोड़ कर दो, देख लेंगे। मैनेजर कहेगा क्या देख लेगा। तो मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि मैं एक एग्जाम्पल दे के भी बताता हूं आपको कि खेती में, और खास तौर पर राजस्थान की खेती में, तो इसीलिए आप उस एजिटेशन में भी ज्यादा भाग नहीं ले सके, क्योंकि आपको लगता था खेती यहाँ कुछ है नहीं, पानी तो है नहीं, बगैर पानी खेती होती नहीं, इसलिए ये जो एजिटेशन वाले हैं इनके तो पानी पूरी बहुत है, वो अलग बात है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। मैंने एक लेख पढ़ा था अभी, एक देवेंद्र शर्मा हैं, वो एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमिक्स पे उनके अथॉरिटी, वो बेंगलोर में ये जो कॉफी ग्रोअर होते हैं ना, जो कॉफी की खेती करते हैं, उन किसानों का सम्मेलन था, ऐसे जैसे आप बैठे। देवेंद्र शर्मा के साथ एक एग्रीकल्चर का इकोनॉमिस्ट इंग्लैंड से आया हुआ था। उसने अपने भाषण में कहा कि भाई बताओ, आप को एक कप कॉफी 5 सितारा होटल में जो 200 रुपए की मिलती है, उसमें आपको कितना मिलता है? तो वो तो किसान था, वो कहने लगे जी हमारे को तो क्या पता, हम तो बस मंडी तक बेच के आते हैं, उसके बाद तो। उसने खुद बताया कि 200 रुपए का 5 सितारा होटल में उस किसान जिसने कॉफी पैदा की है, होटल वाला तो 200 रुपए लेता है, उसको 2 रुपए 37 पैसे मिलते हैं उसमें। यानी इस अन्याय के खिलाफ आज देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मेरे किसान को, जो आज भी 62% आबादी है जिस किसान की, उसको इस देश की धन दौलत में, माया में, संपत्ति में, हीरे जवाहरात में, सोना में, चांदी में उसका हिस्सा क्या है? जिस देश के अंदर 1% आबादी इस देश की धन दौलत का 57% हिस्सा रखती हो, आपका कहां है? आप तो हैं ही नहीं कहीं। 1% के पास ही है। और यही लड़ाई एक समय में दीनबंधु छोटूराम जी ने लड़ी थी, जब किसानों की जमीनें आहिस्ता आहिस्ता, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, जो आज का पाकिस्तान है और जो आज हमारा, आज पाकिस्तान का पंजाब, आज भारत का पंजाब, आज हरियाणा, आज हिमाचल प्रदेश, ये एक प्रदेश होता था उस समय। और आपने गाना सुना होगा, 1906 में गाना बना था सरदार भगत सिंह के जन्म से पहले कि पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, लुट गया माल तेरा, फसल पकी तां ले गए जालिम तेरी नेब कमाई। इस तरह से शोषण होता था उस किसान का। 100 रुपया भी किसी साहूकार से उधार ले लेता था, वापस करने की उसकी क्षमता नहीं होती थी, और आहिस्ता आहिस्ता जमीनें उसकी पहले गिरवी रखी जाती थी, फिर वो खरीदी जाती थी। 16 लाख हेक्टेयर जमीन उस किसान के बेटे ने, जिसके पास खुद 42 बीघे जमीन थी, यानी 42 बीघे छोटूराम जी के बाप के पास थी। 3 भाई थे, तो 15 भी नहीं आए, कितने आई? 14 बीघे। उसने अपनी बुद्धि से
और किसानों के समर्थन से कानून बनाए और वो जमीनें जो गिरवी रखी जा चुकी थी उनको सबको, उन किसानों को वापस किया। इसीलिए उनको याद करते हैं लोग। देश आजाद हुआ, चौधरी चरण सिंह एक वाहिद इंसान थे जो अपने भाषण में किसान की बात करते थे। ना तो आजादी के बाद तो फैशन बन गया था कि बात करो, ऐसे समाज के वर्ग बना दिए, उनको लुभाने के लिए कोई दलित की बात करे, कोई पिछड़े की बात करे, कोई माइनॉरिटी की बात करे और किसानों की फौज बना दी। ये मार्जिनल फार्मर, ये स्मॉल फार्मर, ये कुलक, यानी इस देश के अंदर वो जमाना गया। किसान किसान है और किसान का नाम लेके कोई किसान को बांटने की कोशिश करता है, वो गलत। तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि ये लड़ाई बड़ी अनोखी है, लंबी है। आप समाज के उस वर्ग से हो जिसमें आपका लोहा माना जाता है आज भी। हमारे अभी खेल हुए, विश्व कुश्ती थी या पता नहीं क्या था, उसमें हमारी 4 लड़कियां और 6 लड़के पहलवानी में गए देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। 10 के 10 मेडल ले आए और उनमें 10 में से 7 के गोल्ड मेडल थे। तो एक ने कमेंट किया, कहने लगा 10 के 10 जाटों के बच्चे थे, 10 के 10 मेडल ले आए, उसमें भी 7 सोने के, इन पे केस बढ़ा दो स्मगलिंग का। मतलब उसने ये कहा कि हम देश का नाम रोशन करते हैं, कोई ऐसी बिरादरी दिखाओ जिसके एक खेल में 10 के 10 बच्चे एक ही बिरादरी के गए हो। हमारे गए और मेडल जीत के लेके आए। लेकिन उससे भी तो बात, तो ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपने तैयारी करनी है जो सही। ये तो तैयारी के लिए है और तैयारी का मतलब ये कि आप समाज में ऐसे हो जिसके पल्ले 200 आदमी भी हैं, किसी के पास 5000 की ताकत भी है, और जिस दिन 5000 से ऊपर टप जाओगे, एमएलए का इलेक्शन भी लड़ लियो, वहां भी बात बढ़ सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका जो सम्मेलन हो, मैंने इसलिए शिकागो में और न्यूयॉर्क में होने वाले गुजरातियों के सम्मेलन की बात कही है, उससे बड़ा और एकता भी उसी से आती है। कोई ये कहना एक हो जाओ, ऐसे नहीं होते। जब संस्कार हमारे ऐसे हैं कि हम इकट्ठे होंगे तो अपने आप एकता आएगी। कोई कहेगा कहाँ का है भाई, जी मैं तो कुरुक्षेत्र का हूं, वो इतनी दूर कैसे आ गया, वो अपना गांव का बताएगा नाम। फिर प्यार मोहब्बत, आपस में मेल मिलाप, और आजकल तो आओ ना फोन पे सब। तो ये ताकत पैदा तब होगी जब आप जनप्रतिनिधि, पंचायतों के रिप्रेजेंटेटिव इस सम्मेलन को ये कहेंगे कि हम जिम्मेवारी लेते हैं। ये 2 भाई जो हैं, इनका प्रयास है और प्रयास भी इनका अनोखा है, लेकिन क्या पता इस प्रयास से कोई नई क्रांति शुरू हो जाए। देखिए 1976-75 में गुजरात के कॉलेज में फीस का झगड़ा था, स्टूडेंट की फीस का, विद्यार्थियों की, और वो आंदोलन संपूर्ण क्रांति में बदल गया जब जयप्रकाश नारायण वहां आए। तो हो सकता है इन दोनों भाइयों के अपने काम से जो आपकी सोच है और जो हम सामाजिक रूप से अपना हिस्सा मांगते हैं कि हमारे को 200 रुपये में 2 रुपये 37 पैसे तो ना दो यार, हो कम से कम 10 रुपये दे दो, हम तो उससे भी काम चला। ये लड़ाई लड़नी है। ये आर्थिक तौर पे मेरा किसान, गांव में रहने वाला आदमी मजबूत हो, ये लड़ाई जब तक आप नहीं लड़ोगे
दूसरे आपके साथ जुड़ेंगे जब आपका संगठन मजबूत होगा, और यह संगठन मजबूत होगा जब आप ऐसी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओगे। लड़ाई तो हमारी रगों में है, अगर कोई सामने ना मिले तो अपने आप लड़ने लग जाते हैं हम। हाँ, तो है अब ये, लेकिन अब बहुत है जो आपके सामने आएंगे। जागृत हो चुका है हमारा भाई, और इसीलिए चाहे फौज हो, चाहे खेल हो, चाहे खेत हो, खलियान हो, और चाहे राजनीति हो, राजनीति में भी आपका ही लोहा माना जाता है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैंने देखा है कि थोड़े से भी ज्यादा है। एक यूपी के थे विजयपाल, वो फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ते थे। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भाई ये फर्रुखाबाद में तो जाट तो है नहीं। कहने लगे जी एक मैं हूं, एक मेरा बेटा है और एक मेरी बीवी, 3 वोट है, चौथी जाट की वोट नहीं, 4 बार MLA बन लिया मैं। तो ये भी आप ही कर सकते हो, और किसी के बस का नहीं है। तो इसलिए ये हमारी पहचान है, और इस पहचान को हर आदमी उसका इस्तेकबाल करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसका ठीक मानता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी जो विरासत है वो बहुत बड़ी है। और ये हमारे दोनों भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, आपने नेता लोग नहीं बुलाए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जयपुर में जाट में गर्मी पैदा करने का काम विजय पूनिया ने सबसे पहले किया था। ये कोई मालूम ना, पहले गर्मी नहीं थी। और भाई आप अब 2 लड़ाई, एक अब किसान आंदोलन की तो लड़ाई जीत गए, और आप लोगों की प्रार्थना से जीते। अब 2 आंदोलन आप करोगे, एक तो राजस्थान हरा भरा कैसे हो, चाहे माही रिवर हो, माही बोले ना उसने, चंबल का हो, और चाहे भाखड़ा का पानी हो। इसको अब यानी हमारे किसान यूनियन भी और ये भी कहेंगे कि हम तो गैर राजनीतिक है। लड़ाई लड़नी हो तो राजनीतिक बन के लड़ना पड़ेगा। किसान आंदोलन में भी कहते हैं हम तो जी गैर राजनीतिक है। अरे 62% हो, बना लो पार्टी, उठा लो झंडे, ये तो भागते फिरेंगे सारे, कोई भी पार्टी हो। लेकिन आपकी आदत है, अगर मैं उसका आदमी खास, मैंने 50 साल हो गए यहाँ जो बोल के गए हैं ना, अगर मैं लिखता तो बता देता कौन सा बीजेपी की भाषा बोल रहा था, कौन सा कांग्रेस की बोल रहा था, कौन से के मन में नई बात थी। अब ये देश नई बात से चलेगा, और नई बात के कर्णधार आप बनोगे। इसलिए मैं आज आपके बीच में ये घोषणा करता हूं कि इस नई लड़ाई में मेरे जाट भाई सारे देश के नहीं बल्कि विश्व के। अरे कई बार तो मैं सोचता हूं, हमारे सरदार भाइयों ने तो पोलैंड के बॉर्डर पे लंगर लगा दिया, और आप भी उन्हीं किसानों के बेटे हो, ऐसा ही करेंगे ये। अब आप जो है ना राजनीति कम, लंगर का भी शुरू कर दो, आओ खाओ, चाहे यूक्रेन में लगाना हो लगा देंगे। ये नई चीजें हैं करने की। तो 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के द्वितीय सत्र के जयपुर में आयोजन की घोषणा आज होती है। और भाई मैंने बुला लियो कदम नहीं होगा, उसका तो हो लिया। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि ये जो चौधरी साहब ने जो तारीख की घोषणा की है 12 जून, वो इतिहास को लिखेंगे नहीं, बनाएंगे इतिहास को। ये आप सब
दोनों हाथ खड़े करके चौधरी साहब को विश्वास दिलाए। जाट एकता। जाट केवल एक जाति ही नहीं, जाट एक विचारधारा भी है। विश्व की महानतम जाट संस्कृति का दिव्य दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद।